are going to study about light. इस वीडियो लेक्चर में प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, ACF में फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है लाइट का, और साथ ही साथ ACF के बाद अगर एग्जाम देखें NTPC और ग्रुप डी, तो उसमें भी जनरल साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइट। उसके बाद नीट या फिर JEE, इन दोनों एग्जाम में देखें, चाहे कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, लाइट से क्वेश्चन आते ही हैं। देखते हैं, साइंस के चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको कॉन्सेप्ट और फैक्ट और फिगर, इन सबको एक साथ बैलेंस करके चलना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। लाइट, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। इस प्रकार प्रकाश की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के लिए अर्थात भोजन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि प्रकाश नहीं होगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? ये प्रश्न आया है कि पौधे केवल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो नहीं, पौधे आर्टिफिशियल लाइट मतलब कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और कुछ शैवाल चंद्रमा के प्रकाश में भी, मून लाइट में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। देखते चलते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का मात्रक जूल है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। ऊर्जा का यहाँ पर जिक्र है, तो देखते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन। इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। अब बात करते हैं प्रकाश के प्रकृति की। नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है। प्रकाश के गुणों की व्याख्या करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें से कोई भी एक अकेला सिद्धांत प्रकाश के सारे गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया। इसलिए वर्तमान में प्रकाश के तरंग सिद्धांत और कणिका सिद्धांत दोनों को मान्यता प्राप्त है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा दिया गया था, जिसमें प्रकाश को एक तरंग माना गया था और कहा गया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है जो माध्यम के समानांतर चलती है। वहीं पर न्यूटन की कणिका सिद्धांत में यह माना गया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। आगे विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। इसके साथ ही साथ आइंस्टाइन का फोटॉन और प्लैंक सिद्धांत भी देखा जा सकता है। E = mc² द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण है, जिसमें E ऊर्जा है और c प्रकाश का वेग है। ये आइंस्टाइन ने दिया था। अब देखते हैं कि प्रकाश का वेग क्या है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट? प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी और बताया कि प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में है। उसके साथ ही साथ देखते चलते हैं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। वायु में 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जल में, वाटर में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांच दैट मींस ग्लास में। तो हम देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे माध्यम का घनत्व, द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज इंक्रीजिंग, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिक्रीजिंग। माध्यम का घनत्व बढ़ने पर प्रकाश की चाल कम हो रही है। तो प्रकाश की चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ लाइट? दीज आर म्यू, अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ने पर, घनत्व बढ़ने पर प्रकाश का वेग कम हो जाता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट और 19 सेकंड का समय लगता है। आई रिपीट, 8 मिनट एंड 19 सेकंड। और वहीं पर चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 1.28 सेकंड, 1.28 सेकंड्स का टाइम लगता है। देखते हैं कि प्रकाश किस दिशा में चलता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। तो प्रश्न पूछता है कि प्रकाश सरल रेखा में गति क्यों करता है? इसका उत्तर है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है। The wavelength of light is very short। देखते हैं, wavelength, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। The wavelength of light lies between 3900 एंगस्ट्रॉम to 7800 एंगस्ट्रॉम, जिसमें से 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम इज मोस्ट सेंसिटिव टू आवर आईज। हमारी आंखें 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए बहुत ज्यादा सुग्राही होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। वह प्रकाश जो हमें दिखाई देता है उसे दृश्य प्रकाश कहते हैं। दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है और ये सारे रंग मिलकर श्वेत प्रकाश का निर्माण करते हैं। देखते हैं दृश्य प्रकाश, जो कि
बैंगनी से शुरू होकर लाल पर खत्म होता है, इसे अंग्रेजी के विब्ग्योर से डिनोट करते हैं, शो करते हैं, जिसमें से वी वॉयलेट मतलब बैंगनी होता है। बैंगनी से नीचे आने पर हमें पराबैंगनी किरणें मिलती हैं और लाल से ऊपर जाने पर इंफ्रारेड, रेड के ऊपर इंफ्रारेड अवरक्त किरणें मिलती हैं। इनका तरंगदैर्घ्य नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। देखते हैं यूवी रेज पराबैंगनी किरणें, इसकी खोज रिटर ने की थी। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट, इसकी खोज न्यूटन ने की थी। वहीं इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश, इसकी खोज हर्शल ने की थी। कहीं कहीं पर इनकी खोजकर्ताओं का नाम पूछा गया है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत सारे विद्युत चुंबकीय तरंगों को देखेंगे जहां पर उनके खोजकर्ता, जैसा कि एक्सरेज को खोजने वाला रोंटजन था। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है। देखते हैं इनके तरंगदैर्घ्य के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पराबैंगनी किरणें यूवी रेज 100 to 400 नैनोमीटर, 100 to 400 नैनोमीटर, उसके बाद 400 to 700 नैनोमीटर, फिर अवरक्त किरणें 700 to 10⁶ नैनोमीटर, जिसमें से एसीएफ में लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परास क्या होता है, उसको माइक्रोमीटर में पूछा गया था। यहां पर नैनोमीटर में दिया, वहां माइक्रोमीटर में पूछा गया था। देखते हैं दृश्य प्रकाश के बारे में, देखते हुए चलते हैं कि दृश्य प्रकाश में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य, जैसा कि हम देख सकते हैं तरंगदैर्घ्य बढ़ते हुए क्रम में है। दृश्य प्रकाश वॉयलेट से शुरू होकर रेड पर खत्म होता है, तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ लाल कलर का होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि खतरे का सिग्नल लाल रखा जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इस कलर का, इस रंग का विचलन, डेविएशन बहुत कम होता है, मतलब ये बहुत दूर से दिखाई देता है, इसीलिए खतरे का सिग्नल लाल कलर का रखा जाता है। वहीं हमसे पूछा जाता है कि आसमान का रंग कैसा है, तो आसमान का रंग नीला है। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। प्रकाश छोटे छोटे कणों से टकराकर फैल जाता है, तो आसमान का रंग नीला है। लेकिन वहीं पर प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष का रंग कैसा है, तो अंतरिक्ष का रंग काला है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल अनुपस्थित है, इसलिए वहां पे धूल के कण नहीं है, तो प्रकाश का तब प्रकीर्णन नहीं हो पाता, प्रकाश फैल नहीं पाता। यहीं पर देखते हैं कि आर, रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB, दीज आर द प्राइमरी कलर्स, ये सारे प्राइमरी कलर हैं, प्राथमिक कलर हैं। उसके बाद देखते हैं इंफ्रारेड लाइट, अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों का प्रयोग कहां-कहां होता है, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि टीवी के रिमोट में कौन सी किरणें उपयोग की जाती हैं, तो टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड यूज की जाती हैं, अवरक्त किरणें यूज की जाती हैं। नाइट विजन कैमरा में भी अवरक्त किरणों का ही प्रयोग किया जाता है। यूवी रेज के बारे में बात करते हैं, पराबैंगनी किरणों के बारे में। वैसे तो पराबैंगनी किरणें बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं, लेकिन इनका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में आजकल बहुत ज्यादा किया जा रहा है, कैंसर के रोगियों की सिकाई के लिए। लेकिन ये यूवी रेज बहुत ज्यादा हानिकारक हैं जीवों के लिए और पौधों के लिए, दोनों के लिए। यदि इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो तो बहुत ज्यादा ये हार्मफुल है, हानिकारक है। ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। देखते हैं प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी अल्ट्रावायलेट रेज सबसे ज्यादा हानिकारक है, तो हमको आंसर लेना है यूवीसी। यूवीसी, इसका तरंगदैर्घ्य बहुत कम होता है और ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। ये भी पीएचडी का पूछा हुआ प्रश्न है। साथ ही साथ नोट करने वाली बात यह है कि 200 से 280 नैनोमीटर, 200 to 280 नैनोमीटर ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। इस रेंज में, इस परास में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। प्रकाश के गुण, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, बेसिकली देयर आर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। प्रकाश की 6 गुण हैं जिनकी व्याख्या हमें करनी है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर के 3 हैं। परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट और वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। देखते हैं परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीले सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तब यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकीले सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तब यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो वहीं अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तब प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, यह घटना अपवर्तन कहलाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखते हैं ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2, तो प्रकाश किरण
इस रास्ते से जा रही है, इस मार्ग से प्रकाश किरण को जाना ऐसा चाहिए, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? अपवर्तन का ही एक जो पार्ट है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। विवर्तन क्या होता है? डिफ्रैक्शन, प्रकाश का तीक्ष्ण धार वाले किनारों से अपने मार्ग से मुड़ जाना और छाया के मार्ग में अतिक्रमण करना, यह घटना विवर्तन कहलाती है। ध्रुवण, पोलराइजेशन, इसका प्रश्न कभी-कभी एग्जाम में पूछता है। हेलमेट की जो लाइट होती है, जो फैलती हुई लाइट को रोककर लाइट को सीधे कर देती है, ये घटना होती है प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइज्ड ग्लास जिसको बोलते हैं। उसके बाद वर्ण विक्षेपण, जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो अपने घटक रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब ये विभ्योर में बढ़ जाएगा। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है। आगे चलते हैं, प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, तब यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। When a light ray strikes to a smooth or shiny surface and bounces back, this phenomenon is called reflection of light. यहाँ पर देख सकते हैं I आपतित किरण, R परावर्तित किरण, MN अभिलंब नॉर्मल है, जो कि इस तल PQ से चिकने चमकदार सतह से टकराकर PQ से टकराकर लाइट वापस लौट जाती है। तो परावर्तन के नियम कौन-कौन से हैं? परावर्तन का नियम क्या कहता है? व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? परावर्तन के नियम के अनुसार थीटा I इक्वल टू थीटा R, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यहाँ पर आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण है थीटा I, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण है, दोनों बराबर होते हैं थीटा I इक्वल टू थीटा R। परावर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतित किरण I, परावर्तित किरण R और अभिलंब MN तीनों एक ही तल में और एक ही बिंदु पर स्थित होंगे। दैट मींस इंसिडेंट रे I, रिफ्लेक्टेड रे R and normal will lie on the same plane and on the same point। परावर्तन किससे हो सकता है? किसी भी चिकने सतह से हो सकता है, किसी चमकीले सतह से हो सकता है। वहीं परावर्तन दर्पण से भी होता है। दर्पण किसे कहते हैं? यदि किसी कांच को एक तरफ से कलई कर दिया जाए, मतलब रंग दिया जाए, तो वो दर्पण में बदल जाता है। देखते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। इसके साथ ही गोलीय दर्पण को और दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। द स्फेरिकल मिरर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, अगेन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। देखते हैं समतल दर्पण, यहां पर बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक समतल दर्पण होगा, उसको हम लोग कलई कर सकते हैं। स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण कैसे बनता है? किसी एक कांच के खोखले गोले को काटकर या तो अंदर से आंतरिक सतह या तो बाहर से बाह्य सतह को कलई कर दिया जाए तो परावर्तक सतह बदल जाती है। बाहर से कलई करने पर उसकी परावर्तक सतह आंतरिक हो जाएगी और अंदर से कलई करने पर इसकी परावर्तक सतह बाह्य हो जाएगी। यहीं पर से देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण आंतरिक सतह कलई होती है, कलर किया हुआ होता है, और बाह्य सतह परावर्तक सतह होती है। वहीं इसके विपरीत अवतल दर्पण बाह्य सतह कलई की होती है और आंतरिक सतह परावर्तक सतह होती है। परावर्तक सतह, यहां से देख सकते हैं ये सारे परावर्तक सतह हैं।
तो अब प्रश्न आता है कि दर्पणों की पहचान कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द मिरर्स? सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है फिजिकल, भौतिक तरीके से उसको सत्यापित कर सकते हैं छूकर। प्लेन मिरर, जब समतल दर्पण को छूते हैं तो हमें एक समतल सतह का एहसास होता है, वहीं गोलीय दर्पण में या तो परावर्तक सतह उभरी हुई दिखाई देती है या तो परावर्तक सतह दबी हुई दिखाई देती है। देखते हैं, उत्तल दर्पण, इसको छूने से तल उभरा हुआ दिखेगा और अवतल तल दबा हुआ दिखेगा। जैसा कि हिंदी नाम से ही स्पष्ट है, उत्तल मतलब उभरा हुआ और अवतल, अव का मतलब वैसे ही डिग्रेड होता है, मतलब दबा हुआ। चाहे तो इसको इंग्लिश की केव वर्ड से याद कर सकते हैं। केव का मतलब गुफा, अगर गुफा ऐसी है तो गुफा अंदर है, मतलब हमको अवतल दर्पण के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। इस तरीके से चाहे तो आप याद कर सकते हैं। अब देखते हैं फोकस दूरी क्या होगी, इसमें प्रतिबिंब रचना किस तरीके से होगी, हाउ वी कैन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज। देखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर सीधा और आभासी बनता है। देखते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस तरीके से बनेगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। वहीं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। यहाँ पर अवतल दर्पण में हमेशा 5 ऐसी कंडीशन है जहां पर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और सिर्फ एक कंडीशन है जहां पर प्रतिबिंब सीधा बनेगा। और जब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तब अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होगा और केवल अंतिम कंडीशन में ऐसा होगा कि वो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। देखते हैं फोकस दूरी क्या क्या होगी। समतल दर्पण के लिए फोकस दूरी अनंत होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होगी। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, वहीं अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव होगी। जब हम प्रतिबिंब रचना के नियम देखेंगे तो यहां पर से देखेंगे कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैसे होता है। समतल दर्पण से परावर्तन, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। समतल दर्पण से परावर्तन के लिए देखते हैं, ये दो प्रकाश किरणें समतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये जो परावर्तित किरणें हैं परावर्तन के पश्चात फैल रही हैं। प्रतिबिंब रचना के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए ये आवश्यक है कि कम से कम 2 किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, एटलीस्ट 2 rays should intersect each other। देखते हैं जब इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाता है तो ये एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है। It seems that these are meeting at a point। यहीं पर प्रतिबिंब की रचना होगी। देखते हैं किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए समतल दर्पण में क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है, क्या क्या फैक्ट्स याद रखने हैं। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु को वस्तु की पूरी हाइट को देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, तब हमें वस्तु पूरी समतल दर्पण में दिखाई देगी। देखते हैं यदि वस्तु दर्पण से x दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब भी x दूरी पर बनेगा। इसका मतलब वस्तु से दोगुनी दूरी पर, x + x = 2x, वस्तु से दोगुनी दूरी पर और दर्पण से उतनी ही दूरी पर। यदि कोई वस्तु या व्यक्ति दर्पण की ओर v वेग से आगे बढ़ता है तो उसका प्रतिबिंब उससे दोगुने वेग से 2v वेग से आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ देखते हैं यदि समतल दर्पण में किसी भी आपतित किरण को नियत रखते हुए समतल दर्पण को थीटा अंश से घुमा दिया जाए, थीटा अंश से
घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा अंश से घूम जाती है, 2 थीटा अंश से घूम जाएगी, थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 2 थीटा। साथ ही साथ देखते हैं कि समतल दर्पण के उपयोग कहाँ है। तो समतल दर्पण हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं घर में। इसके बाद देखते हैं कि यदि दो समतल दर्पण को किसी एक निश्चित कोण पर रख दिया जाए तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। अक्सर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि यदि दो समतल दर्पण आमने सामने रखे गए हों तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए सूत्र है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। यहीं पर एक और प्रश्न आता है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहीं पर एक और प्रश्न आता है कि दो समतल दर्पण जिन्हें 90 अंश के कोण पर रखा गया है तो इनके बीच बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह आप बस 90 अंश रख दीजिए, ये आया 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो इस कंडीशन में बनने वाले इमेज, नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर 3 होंगे। साथ ही साथ गोलीय दर्पण से परावर्तन देखना है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।